सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत गुड इवनिंग एंड वी आर स्टडीइंग द टॉपिक दैट इज एथिक्स। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। कहीं और से भी वो आ रहा है इको। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तुरंत बाद एथिक्स करा दीजिएगा। तो लीजिए, पेश है आपके सामने एथिक्स की क्लास। ठीक है, टू स्टार्ट। सबसे पहली बात तो यह है कि एथिक्स का मतलब क्या है। अगर हम ये कहें कि एथिक्स का मतलब है सही और गलत की थ्योरी, राइट और रॉन्ग की थ्योरी, तो शॉर्ट में गलत नहीं है। क्या ठीक है, क्या गलत है, ओवर द पीरियड हमने ये नियम कायदे कानून बनाए हैं कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है, और उसकी स्टडी को ही एथिक्स कहा जाता है। हमारे इंस्टीट्यूट ने हमको जो स्टडी दी है उसके हिसाब से ही हम सब चीजों का नियंत्रण या डिस्कशन करेंगे। ठीक है जी, ये लीजिए, आ गई पूरी स्लाइड। तो देखते हैं कि हमारा इंस्टीट्यूट एथिक्स को कैसे डिफाइन कर रहा है। कहता है द स्टडी ऑफ एथिक्स इज अ सिस्टमेटिक साइंस। ये एक विज्ञान है। विज्ञान क्या होता है, साइंस क्या होती है? साइंस वो होती है जो अपने एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस पर आधारित होती है। कोई थ्योरी जो है वो पहले लेबोरेटरी में टेस्ट होती है। अगर वो लेबोरेटरी में खरी उतरती है स्टैंडर्ड कंडीशंस में, तो फिर हम उसको थ्योरी मान लेते हैं। हाँ जी, ये ऐसा होगा। अगर 100 डिग्री तक पानी को उबाला जाए या 100 डिग्री तक पानी को ले जाया जाए तो वो भाप बनना शुरू हो जाता है ना? तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री। ठीक, बन गई वो थ्योरी ऑफ साइंस। ऐसे ही एथिक्स ने भी अपनी थ्योरीज को धीरे धीरे करके डेवलप किया है। ये जो समाज नामक लेबोरेटरी है, इस पर उसे अप्लाई किया जाता है और फिर धीरे 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 सब लोग उसको थ्योरी की तरह अडॉप्ट करते हैं। इट्स स्कोप एनकम्पासेस ऑल ह्यूमन रिलेशनशिप इन सोसाइटी। छोटों का बड़ों से कैसा व्यवहार होना चाहिए, बड़ों का छोटे से कैसा व्यवहार होना चाहिए, टीचर्स का स्टूडेंट्स से व्यवहार कैसा होना चाहिए, और स्टूडेंट्स का टीचर्स के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए, दुकानदार का ग्राहक के साथ, ग्राहक का दुकानदार के साथ। हर तरह के ह्यूमन रिलेशनशिप को यहां स्टडी किया जाता है। कोई भी ऐसा ह्यूमन रिलेशनशिप नहीं है जो एथिक्स के दायरे से बाहर हो। एथिक्स आल्सो नोन एज मॉरल फिलॉसफी। फिलॉसफी को हिंदी में कहते हैं दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र का मतलब है एक ऐसी साइंस, एक ऐसी थ्योरी जो हमें हमारे अध्ययन से मिलती है ना? हमने जो पूरे लाइफ में सीखा उससे जो हमने थ्योरीज बनाई, दैट इज कॉल्ड फिलॉसफी। तो ये जो एथिक्स है ये फिलॉसफी की ब्रांच है। ये फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, अकाउंटेंसी की ब्रांच नहीं है, फिलॉसफी की ब्रांच। ठीक है, दैट इन्वॉल्व्स सिस्टमेटाइजिंग, है ना? कोई भी थ्योरी हो, कोई भी पढ़ाई हो, वो सिस्टम से होनी चाहिए, है ना? आप लोगों ने अकाउंटेंसी पढ़नी शुरू की तो सबसे पहले आपने अकाउंटिंग की थ्योरी पढ़ी, फिर आपने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी, फिर आपने गोल्डन रूल पढ़े, फिर आपने जर्नल एंट्री पढ़ी, फिर एक सिस्टम है। इसी तरह से हमारी जो मॉरल फिलॉसफी है वो एथिक्स को सिस्टम में लिखती है। ये चीज एथिक्स है, एथिक्स के ये गुण हैं, एथिक्स के ये डिसएडवांटेज हैं, एथिक्स का ये है कैरेक्टरिस्टिक, ये है फीचर, ये उसको सिस्टम से लिखती है। ये जो मॉरल फिलॉसफी है ये एथिक्स को सिस्टम देती है, एक फ्लो देती है, डिफेंडिंग और अपने थ्योरीज का बचाव करती है। साइंस क्या करती है? अपनी थ्योरीज का बचाव करती है। कैसे? उसे सिद्ध करके, उस पर एक्सपेरिमेंट करके, लोगों को बता के कि देखो इस वजह से हमने ये बात कही,
एंड रिकमेंडिंग, और फिर आगे उसे दूसरे लोगों को रिकमेंड करती है। आप सोचो कि हर व्यक्ति आपसे यही तो कहता है कि मां बाप का क्या करो, आदर करो, है ना, उनकी रेस्पेक्ट करो। ये क्या कर रहे हैं लोग? रिकमेंड, ऐसा करो, ऐसा मत करो। ये कैसे आया हमारे पास? ये हमारे पास ओवर द जनरेशंस आया है, और इस स्टडी को हम एथिक्स कहते हैं, जो मॉरल फिलॉसफी की ब्रांच है। और एथिक्स कुछ नहीं है, कंसेप्ट ऑफ राइट एंड रॉन्ग है। ये सही है, ये गलत है। किसी भी जानवर को मारना, रास्ते में कोई कुत्ता बैठा हुआ है, गाय बैठी हुई है, चलते चलते उस पर पूंछ पे पैर रख दिया, कौन कह देगा ये सही है? क्यों? ओवर द पीरियड जीवों पर दया करना, यही हमने सीखा है। ये सही है और ये गलत है, इसकी एक फिलॉसफी है, इसकी एक स्टडी है, उसको हम एथिक्स कहते हैं। यहां तक बात समझ में आई स्टूडेंट्स? यस सर। आ गई है तो लो जी क्वेश्चन। द स्टडी ऑफ एथिक्स इज अ सिस्टमैटिक आर्ट, साइंस, प्रोफेशन या कॉमर्स? साइंस है, विज्ञान है, ठीक है ना? तो सही आंसर क्या हुआ? बी, साइंस। चलिए दूसरी बात, एथिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिलॉसफी, सोशियोलॉजी, मार्केटिंग या स्टैटिस्टिक्स? है ना? कैसी फिलॉसफी? मॉरल फिलॉसफी। कैसी फिलॉसफी? मॉरल फिलॉसफी। एथिक्स इन्वॉल्व कंसेप्ट ऑफ राइट एंड रॉन्ग, लीगल एंड इलीगल, गुड एंड इविल, मॉरल साइंस। वो तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा देखो, गुड और इविल भी तो ठीक लग रहा है, लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट ने क्या लिखा है? राइट और रॉन्ग। तो हमें क्या लिखना है? राइट एंड रॉन्ग कंडक्ट। ठीक है जी। अब जैसे आज सर कह रहे थे कि एथिक्स की जो पीपीटी है उसका पीडीएफ आप पहले डाल दो ग्रुप में। मैंने कहा जी बिल्कुल डाल दूंगा, लेकिन उसके साथ साथ क्वेश्चन भी चले जाएंगे, स्टूडेंट्स क्वेश्चन पहले से देख लेंगे। बताओ ये एथिकली राइट है कि हम क्वेश्चंस पहले से देख लें या रॉन्ग है? रॉन्ग है। ये हमने कैसे सीखा? एथिक पढ़ा, हमें किसी ने रिकमेंड किया, लोगों ने बताया नहीं, नकल नहीं करना चाहिए, अपनी मेहनत से पास करो, है ना? तो ये जो रिकमेंडेशन हुई, ये क्या है? ये एथिक्स की स्टडी है, एक मॉरल फिलॉसफी की स्टडी है, जिसे हम एथिक्स कहते हैं कि ये सही है, ये गलत है। ठीक है जी। नाउ द स्टडी ऑफ एथिक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 ऑपरेशनल एरियाज। चार एरियाज हैं एथिक्स के। पहला इज मेटा एथिक्स। मेटा एथिक्स मतलब क्या? हिंदी में इसे कहते हैं तत्व मीमांसा। तत्व ज्ञान या तत्व मीमांसा। मेटा मतलब मेटीरियल। इस पूरे जगत में जो भी स्पिरिचुअल क्वेश्चंस हैं, आध्यात्मिक प्रश्न हैं, उनका जवाब मेटा एथिक्स में मिलता है। जैसे ईश्वर है या नहीं है, गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। जो लोग कहेंगे कि नहीं करता, वो इसके 1000 एग्जाम्पल देंगे कि नहीं करता। जो लोग कहेंगे है, गॉड एग्जिस्ट करता है, वो इस बात के 10,000 एग्जाम्पल देंगे कि कण कण में गॉड है ना? चलिए एक बार को मान लेते हैं है, तो दूसरा सवाल आता है, एक है कि कई है? कुछ लोग कहेंगे एक है और वो इसको सिद्ध करने के लिए खूब तर्क देंगे। कुछ लोग कहेंगे कई हैं, उसके लिए वो तर्क देंगे। इसी तरह से किसी भी आध्यात्मिक प्रश्न का उत्तर कहां मिलता है? मेटा एथिक्स में मिलता है। क्या है, क्या नहीं है तो कैसा है ना? गॉड है, मान लेते हैं कई है, या मान लेते हैं एक है, तो पुरुष है कि स्त्री है? फिर नया सवाल है ना?
ये जितने भी प्रश्न हैं वो सब मेटा एथिक्स है, मटेरियल पर बेस्ड है, वो हमारे अंदर के अध्ययन पे बेस्ड है। हम उसे ऐसे सामने आपको नहीं दिखा सकते। दूसरा, नॉर्मेटिव एथिक्स, जो कि नॉर्म्स पर आधारित है। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, दिस शुड बी डन। सीधा सीधा राइट एंड रॉन्ग है जहां, दैट इज कॉल्ड नॉर्मेटिव एथिक्स, सीधा सीधा। और फिर है डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। डिस्क्रिप्टिव एथिक्स का मतलब होता है कि किसी भी मॉरल प्रॉब्लम को, किसी भी एथिकल प्रॉब्लम को कई लोगों के सामने रखा जाए। जैसे एक आदमी है जिसकी पत्नी बीमार है और उसके पास पैसे नहीं है दवाई खरीदने के, है ना। अब हम कह रहे हैं कि वो दवाई चुरा सकता है किसी मेडिकल स्टोर से। बताओ, उसे वो दवाई चुरा लेनी चाहिए कि नहीं चुरानी चाहिए? नहीं चलानी चाहिए। नहीं चुरानी चाहिए। मजबूरी है उसकी। अगर उसने वो दवाई नहीं चुराई, नहीं अपनी वाइफ को दी, तो उसकी वाइफ मर जाएगी। तब चुराना चाहिए। तब चुरा सीरियस कंडीशन है तो चुरानी चाहिए। कब चुरा लेना चाहिए, कब नहीं चुरा लेना चाहिए? मतलब आपके पास किसी पर्टिकुलर एथिकल सिचुएशन के जो भी जवाब है, सबके जवाब हो सकता है इस सिचुएशन में भी कि उसकी वाइफ मर जाएगी। कुछ लोग ये कहें कि नहीं, फिर भी दवाई नहीं चुरानी चाहिए, उसे मांग लेनी चाहिए। कोई ना कोई दयावान व्यक्ति निकल आएगा जो उसे दवाई खरीदने के पैसे दे देगा, ऐसा नहीं होता सर। है ना। अब देखो, किसी ने कहा नहीं ऐसा नहीं होता जी, कोई नहीं देगा पैसे। ये भी डिस्क्रिप्टिव एथिक्स है कि किसी गरीब आदमी को पैसे देके उसकी मदद कर देनी चाहिए कि नहीं कर देनी चाहिए। बहुत सारे लोग कहेंगे कर देनी चाहिए, बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं कर देनी चाहिए। नॉर्मेटिव एथिक्स में ऐसा नहीं होता। नॉर है बेटा, उसके रिलेटिव से भी तो मदद ले सकता है ना। हाँ हाँ, वही मैं कह रहा हूं कि भाई मर जाएगी उसकी बीवी, कोई बात नहीं, चुराएगा नहीं, मदद ले सकता है। हो सकता है मेडिकल स्टोर वाला ही दे दे फ्री में। चलो मेडिकल स्टोर वाला न दे, कोई एनजीओ मदद कर दे, डिस्काउंट या फिर उस पे दे सकता है वो चाहे तो। हो सकता है कि कोई उसका रिलेटिव या कोई फ्रेंड मदद कर दे, हो सकता है बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल मदद कर दे। वो उस तरफ सोचे, चोरी की तरफ ही क्यों सोच रहा है ना। और कोई आदमी ये कहेगा कि आप तो क्लास में पढ़ा रहे हो जी, आराम से कैमरे के सामने खड़े हो जी, तो आप करो बकवास, इससे मांग लेगा, उससे मांग लेगा, ग्रुप ऑफ पीपल दे देगा। अरे भाई, पत्नी मर रही है उसकी, आप उसकी जगह खड़े होके देखो। तो हम कहेंगे हाँ यार, ये बात थ्योरी में तो ठीक लग रही है, प्रैक्टिकल तो ठीक नहीं लग रही, है ना। डिस्क्रिप्टिव एथिक्स वो है जिसमें कि अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से किसी सिचुएशन को देखते हैं या डील करते हैं या उसके प्रति नजरिया रखते हैं। नॉर्मेटिव एथिक्स नहीं है। अब मैं आपको एक और देखो, नॉर्मेटिव एथिक्स का एक एग्जांपल पूछता हूं। माता पिता का आदर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। करना अच्छा, चाहिए। इसमें भी कोई दूसरी राय है क्या? चाहिए। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ये नॉर्मेटिव एथिक्स है। बस इसमें या तो राइट होता है या इसमें रॉन्ग होता है, बस, और कुछ नहीं होता। या तो राइट होता है या रॉन्ग होता है। डिस्क्रिप्टिव एथिक्स में अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग बातें डील की जाती हैं। किसी सिचुएशन में वो चीज अलग हो सकती है, किसी सिचुएशन में निर्णय अलग हो सकता है। और फाइनली आता है अप्लाइड एथिक्स। अप्लाइड एथिक्स का मतलब होता है समाज के जो उलझे हुए एथिकल क्वेश्चंस हैं, मतलब जब यही एथिकल क्वेश्चंस समाज के निर्णय लेने में लगाए जाते हैं। जैसे एक मेडिकल टर्म है यूथेनेशिया। यूथेनेशिया का मतलब है किसी व्यक्ति को जहर का इंजेक्शन देके मार डालना, है ना। बहुत आराम से मरेगा वो, उसको कोई दर्द नहीं होगा। क्यों मार डालना? क्योंकि वो वैसे भी मर ही रहा है, बचेगा नहीं, पता है। बस इंजेक्शन लगाओ ताकि आराम से मर जाए, उसका भी कष्ट खत्म हो, हमारा भी कष्ट खत्म हो, जो उसके अटेंडेंट है उसका भी कष्ट खत्म हो।
अस्पताल का बेड भी खाली हो, दूसरे आदमी की सेवा करें जो बच सकता है, इसके चक्कर में अस्पताल का बेड भी घिरा हुआ है। अब ये बात कि किसी आदमी को इंजेक्शन लगाकर मार दो, लास्ट डेट है क्या वो सर ये तो क्राइम किसी हुआ। का माइक ऑन है और वो कहीं और बात कर रहे हैं, ये वालों का है ना, ये है धर्म। उसके पाप मम्मी आज ही आए ना। धर्म, माइक ऑफ कर लीजिए, वेरी गुड। सर ये तो क्राइम हुआ ना कि अगर हम इंजेक्शन से किसी को ना विदाउट किसी रीजन मतलब मरने के लिए भी जब भी हम ऐसे कैसे मार सकते हैं। है ना। वो तो ऐसे भी मर रहा है। और सुनिए, बहुत सारे कैसे यूरोपियन मिल रहा कंट्रीज हैं जहां यूथेनेशिया वैलिड है, बहुत सारी कंट्रीज, आई थिंक सही है ना। अब ये क्या है, एक जटिल प्रश्न है कि ऐसा कर देना चाहिए कि नहीं कर देना चाहिए। देखो, कर देना। पेशेंट चाहेगा तो बिल्कुल करना चाहिए। हाँ, पेशेंट भी चाहता है, उसके पेरेंट्स भी अगर चाहते हैं, उनके- उसके बच्चे सर, भी अगर चाहते उनके हैं, सब relatives चाहते हैं, या उसके कोई यार दोस्त भी गार्जियन चाहते हैं, यार वो इतना चाहता कष्ट क्यों दे रहे हो, वैलिड है ना। तो सर सुनो मेरी बात, सर फिर तो वॉइड हो जाएगा ये। सुनिए, इंडिया में ये इलीगल है। इंडिया के लोग कहते हैं कि जब आप किसी को जीवन दे नहीं सकते तो उसका जीवन छीन भी नहीं सकते। किस मरीज की गारंटी दे सकता है डॉक्टर कि मैं इसे बचा लूंगा? तो इस बात की गारंटी कैसे दे सकता है कि इसे कोई नहीं बचा सकता? ये भी तर्क वैलिड है। यस सर, क्योंकि सर Applied ethics का अगर एक मतलब है hospital में इलाज कि जब- वो नहीं पॉसिबल तो दूसरे हॉस्पिटल में वहां पे इलाज हो सकता है ना, ये भी तर्क दिया जाएगा। अप्लाइड एथिक्स का मतलब है वो जो आपने पूरे जीवन नॉर्मेटिव एथिक्स इकट्ठे करे हैं, अब उन्हें समाज पर अप्लाई करने का नंबर आ गया है। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहां अबॉर्शन इलीगल है, अबॉर्शन नहीं करा सकते आप। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहां अबॉर्शन लीगल है। भाई पहले से ही आबादी इतनी है, अनप्लैन्ड बेबी है, अबॉर्ट कर तो क्या दिक्कत है। इसलिए लेकिन तो जो लोग इसके फेवर में नहीं है वो कहेंगे नहीं, जीवन आपके हाथ में नहीं है, और ये तो जीव हत्या है। जब आप जीव हत्या को पाप मानते हैं तो अबॉर्शन भी पाप है, इलीगल होना चाहिए। Yes. इंडिया में अबॉर्शन वैलिड है ना। वहां उस आदमी को जो टेबल पर लेटा हुआ था, मर ही रहा था, उसे जल्दी मारना इलीगल है, और जो जीव पैदा होने वाला है उसे पैदा होने से रोकना, उसे पैदा होने से पहले मार देना लीगल है। नो सर, ये भी इलीगल होता है सर। ये है ना। नहीं, इंडिया में अबॉर्शन वैलिड है, अलाउड है अप टू Valid है, सर्टेन। लेकिन सर अगर न बिना कुछ मतलब ऐसे कुछ आजकल वो होता है कि बेटी के अप चक्कर में अगर कर टू रहे हैं तो सर्टेन सर टाइम ऑफ हैविंग दैट फ्यूटस अबॉर्शन लीगल है इंडिया में, है ना। मैं पूरी मतलब जिम्मेदारी से कह रहा हूं, है ना। किसी उसमें हॉस्पिटल में ही होगा, है ना, घर में आप नहीं कर सकते, लेकिन लीगल है। अब आप सोचो, रीजन भी होना चाहिए उसका। हाँ रीजन होगा। वो कह रहे हैं कि हम without परिवार reason नहीं के- बढ़ाना चाहते, माता पिता कह रहे हैं हम नहीं परिवार बढ़ाना चाहते। हाँ सर, विदाउट रीजन के इसी अगर तरह अगर ये आप ऐसे simple करते हैं reason। तो अब अगर कोई आप मतलब सोचिए- जबरदस्ती करना चाहता है फ्रॉड वो होगा। ये जो अप्लाइड एथिक्स है ये कितना विचित्र है ना। एक ही तरह की बात को एक मरने वाले व्यक्ति पर अलग तरीके से अप्लाई कर रहे हैं और एक पैदा होने वाले व्यक्ति पर अलग तरीके से अप्लाई कर रहे हैं। तो जो सबसे विचित्र वो है ब्रांच एथिक्स की, वो ये अप्लाइड एथिक्स ही है। डिस्क्रिप्टिव और नॉर्मेटिव फिर भी सीधा सीधा है। सर ये कोई कुछ जरूरी पूछ कोई रहा है कि जैसे 6 मंथ का बेबी हो गया फिर उसे अबॉर्शन नहीं करा सकते? नहीं नहीं, मिनिमम मैं कह रहा हूं ना अप टू 2 मंथ तो उसका फिक्स टाइम है, लिमिट है। हाँ, अप टू सर्टेन टाइम ही आप कर सकते हैं ऐसा, उसके बाद नहीं। सर तो फिर ठीक है उसमें जी। सर उस टाइम जब वो फर्टाइल मतलब होता ही नहीं है तो फिर उसको मिटा देंगे तो कोई पता मतलब जीव आता ही नहीं एक तरह से। तुम मत करो। इसलिए वो आपकी crime बिल्कुल नहीं ठीक हुआ। है। ये कैसे तय करेंगे कि वो जीव, भाई वो एक जीता जागता सेल था पहले दिन से ही, तभी तो उसमें जीवन ऐसे थोड़ी होता है कि घड़ी में इतने बच जाएंगे तब उसमें जीवन बचे पड़ेगा। बहुत मेहनत करना पड़ेगा। वो तो पहले दिन से जीव है भाई, उसमें सर, जीवन है लेकिन पहले वो दिन जो है से ही, growth- बाद में कोई इंजेक्शन से नहीं ग्रोथ डाल के मापी जाता। होता है वो। क्यों जी। खैर हम इस एथिकल डिबेट में नहीं पढ़ते,
हम केवल ये जानना चाह रहे थे कि 4 तरह की ब्रांचेस हैं एथिक्स की, मेटा एथिक्स, नॉर्मेटिव एथिक्स, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स और अप्लाइड एथिक्स। आप सब लोग बहुत जागरूक लोग हो, अच्छी डिबेट चल रही थी, लेकिन हमें क्लास आगे बढ़ानी है, तो हम इन 4 बातों को डिस्कस करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अलाउड? यस सर। ठीक है, तो 4 कौन कौन से हो गए? मेटा एथिक्स, नॉर्मेटिव एथिक्स, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स और अप्लाइड एथिक्स। Which one of the following is not within the scope of ethics? Meta ethics, normative ethics, real ethics, applied ethics. C, real ethics. चलिए जी, अब बात करता है मीनिंग और इंपॉर्टेंस की। पहली बात तो एथिक्स के 2 एलिमेंट बताए गए हैं। फर्स्टली, ethics refers to well-founded standards of right and wrong. Well-founded. ये मैंने एक दिन में नहीं बनाया, ये पुरखों से चली आ रही परंपराओं से बने हुए राइट और रॉन्ग के फॉर्मेट हैं। ठीक है ना? आपकी सोसाइटी के प्रति क्या राइट्स हैं, क्या ऑब्लिगेशंस हैं, क्या बेनिफिट्स हैं। देखो, लॉ के साथ एथिक्स क्यों पढ़ाया जा रहा है? वहां भी तो यही बात कर रहे थे हम कि हर आदमी के सोसाइटी के प्रति कुछ राइट्स हैं, ऑब्लिगेशंस हैं। राइट पढ़े थे हमने, ह्यूमन राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट। एथिक्स भी यही बात कर रहा है कि आपके ऊपर सोसाइटी ने पैदा होते ही कुछ राइट, ऑब्लिगेशन और बेनिफिट लगा दिए हैं। उन्हीं की स्टडी को एथिक्स कहा जाता है। सेकेंडली, एथिक्स रेफर टू स्टडी एंड डेवलपमेंट ऑफ वंस एथिकल स्टैंडर्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैंने जानबूझ के शुरू में डिस्कस नहीं की कि एथिक्स जो है वो हर आदमी का पर्सनल है, मॉरल सोसाइटी के होते हैं, एथिक्स पर्सनल होते हैं। जैसे लोगों की फूड हैबिट को देखें, कुछ लोग वेजिटेरियन हैं और कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन हैं। ठीक है जी? जो लोग वेजिटेरियन हैं वो वेजिटेरियन होने के 100 अच्छाई गिना देंगे, जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो वेजिटेरियन होने की 100 अच्छाई गिना देंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि एक और ब्रांच है, उसको कहते हैं एगिटेरियन। वो कहते हैं जी हम अंडा खा लेते हैं, मांस नहीं खाते। ठीक है, नया निकल आया। यानी कि किसी व्यक्ति ने अपने लिए एक बीच का रास्ता निकाला और फिर लोग उसे फॉलो करने लगे, वो एक जनरल थ्योरी बन गई। इसके भी अतिरिक्त एक और तरह का आदमी होता है, उसको हम कहते हैं मौकाटीरियन। मतलब वो मौके पे चौका मारता है, फ्री में मिल रहा है तो नॉनवेज भी खा लेगा, लेकिन अगर खिलाना पड़ रहा है तो तुरंत वेजिटेरियन हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं तो नहीं खाता हूं, मैं तो दाल खा सकता हूं, दाल रोटी खिला सकता हूं आपको। और खाने के नंबर पे आएगा तो कोई और खिला रहा है तो आजा बेटा, है ना, सब हजम है। उन्हें कहते हैं मौकाटीरियन। ये क्या है? ये आपका इंडिविजुअल है जो आपको सिखा रहा है कि कैसे कंडक्ट करना है। एथिकल कंडक्ट इज ऑलवेज पर्सनल, हर व्यक्ति का अपना है। ठीक है जी? तो ये कह रहा है सेकेंडली, एथिक्स रेफर्स टू स्टडी एंड डेवलपमेंट ऑफ वंस एथिकल स्टैंडर्ड, सो इट इज नेसेसरी टू कॉन्स्टेंटली एग्जामिन वंस स्टैंडर्ड टू एंश्योर दैट दे आर रीजनेबल। बस ये बात ध्यान रखिए, जो भी आप सही या गलत मान रहे हैं या अपना रहे हैं वो रीजनेबल होना चाहिए। आपको याद दिलाता हूं, शायद आप लोग बहुत छोटे रहे होंगे, नोएडा में एक निठारी कांड हुआ था, है ना। जब हम बात कर रहे हैं खाने की हैबिट की, हम कह रहे हैं कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं, गुड, कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, गुड। वहां पर उस घर का मालिक और उसका नौकर आसपास के बच्चों को चुराकर उनको खाया करते थे। बताइए,
हम कह रहे एथिकल स्टैंडर्ड पर्सनल हैं, एथिकल स्टैंडर्ड इंडिविजुअल के हैं, लेकिन क्या ये स्टैंडर्ड कैसे भी रीजनेबल माना जा सकता है? नो सर। सर नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या कह रहा है, आप जो भी स्टैंडर्ड अपने लिए बना रहे हैं वो रीजनेबल होना चाहिए और वेल फाउंडेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कभी इधर लुढ़क गए कभी इधर लुढ़क गए। तो ethic refers to study and development of one's ethical standard, individual ethical standard, personal ethical standard, या all of the above? डी बिल्कुल सही है, वेरी गुड, सब लोगों ने सही जवाब दिया। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट बात आ गई। अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें से एमसीक्यू जितने मैंने लिखवाए, मतलब अगर कहीं किसी लाइन में कोई एमसीक्यू बन सकता है तो मैंने लिख दिया है इसमें। इस वीडियो के अतिरिक्त आपको कुछ और पढ़ने की या रेफर करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। चलिए डिफरेंस देखते हैं एथिक्स और मॉरल्स के। सबसे पहला नंबर, ओहो बस एक गड़बड़ हो गई है, इधर होना चाहिए एथिक्स और इधर होना चाहिए मॉरल्स। सुधार कर लिया। चलो पहला, और ये क्वेश्चन आप जैसे ही खोलोगे अपना पेपर उसमें ये आपको क्वेश्चन रखा हुआ मिलेगा। क्या कि ये जो एथिक्स शब्द है ये कहां से आया, है ना? ग्रीक। ये ग्रीक भाषा के एथिकोस वर्ड से आया, और एथिकोस का मतलब ग्रीक में होता है कैरेक्टर। कैरेक्टर यानी कि आपका चरित्र। ठीक है, अब सुनो थोड़ा सा इसे डिटेल में। चरित्र मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी सिचुएशन में निर्णय कैसे लेता है, हाउ ही डील्स विद प्रॉब्लम्स, वो है उसका चरित्र। जैसे कुछ लोग बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, हर सिचुएशन को बल से हराने की कोशिश करते हैं, वो उनका चरित्र है। वो ऐसे बन गए हैं। वो ऐसे क्यों बन गए? वो ऐसे इसलिए बन गए क्योंकि उन्होंने कुछ वैल्यूज अडॉप्ट कर ली हैं, उन्होंने कुछ जीवन मूल्य बना लिए हैं, कुछ प्रिंसिपल्स बना लिए हैं। और वो जो प्रिंसिपल्स थे वो धीरे धीरे हैबिट बन गए। मैंने कई लोगों को देखा है, किसी मंदिर या गुरुद्वारे के आगे से निकलेंगे तो ऐसे करके सिर झुकाएंगे, और उनसे ये पूछो कि भाई ऐसे क्यों किया? तो आदत है हमारी, किसी मंदिर के सामने से गुजरते हैं तो भगवान जी को नमस्ते करते हैं। हाँ, भगवान जी इसीलिए बैठे हैं तेरी नमस्ते लेने के लिए। अच्छा, लास्ट टाइम मंदिर के अंदर कब गए थे भगवान जी से मिलने? वो तो याद नहीं। 2 साल 4 साल हो गए गए ही नहीं, है ना? जब बाहर से ही भगवान जी नमस्ते ले रहे हैं तो अंदर जाने की क्या जरूरत है भाई, है ना? उन्होंने वैल्यू बना ली है, उन्होंने इसकी हैबिट बना ली है ना? और क्या आप ये कह सकते हो उनको कि आप ये गलत कर रहे हो? नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि एथिक्स इज ऑलवेज इंडिविजुअल। एक आदमी है जो रोज मंदिर के अंदर तक जाता है, नमस्ते करता है भगवान जी को, है ना, पूजा करता है, तब बाहर जाता है। एक आदमी ऐसा है सुबह सुबह उठ के जल्दी साफ सफाई भी करता है मंदिर में जाकर, पुजारी नहीं है, जनरल रेजिडेंट है, फिर भी करता है। क्या? हैबिट, आदत बन गई है उसकी, उसने कुछ वैल्यूज अडॉप्ट कर लिए। तो हैबिट्स से वैल्यूज और वैल्यूज से कैरेक्टर बन जाता है, उस तरह के बन जाते हो आप। और मॉरल शब्द कहां से आया? मॉरल शब्द एक ग्रीक वर्ड मोस से आया, जिसका अर्थ है कस्टम। अब देखो कई जगह ये लिखा हुआ है रूट वर्ड ऑफ मॉरल इज लैटिन वर्ड, लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट ने लिखा है रूट वर्ड इज ग्रीक। तो टेंशन खत्म, ये भी ग्रीक वो भी ग्रीक। कई पुस्तकों में मैंने देखा है उन्होंने कहा है कि एथिक्स तो ग्रीक शब्द से आया और मॉरल्स जो है वो लैटिन शब्द से आया, लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट ने दोनों को ग्रीक बताया है, ध्यान रखना है।
मॉरल शब्द कहां से आया? मॉरल शब्द आया मॉस शब्द से, और मॉस का अर्थ है कस्टम्स। कस्टम्स का मतलब है रीति रिवाज, परंपरा। और परंपराएं इंडिविजुअल की नहीं होती, परंपराएं ग्रुप्स की होती हैं, परंपराएं सोसाइटी की होती हैं, और कैरेक्टर इंडिविजुअल का होता है, कैरेक्टर सोसाइटी का नहीं होता। तो दूसरा अंतर क्या है कि एथिक्स डील्स विद राइट एंड रॉन्ग कंडक्ट, और मॉरल्स जो है राइट और रॉन्ग के प्रिंसिपल्स देते हैं। देखो यहां तो कह रहा है कंडक्ट और यहां कह रहा है प्रिंसिपल्स। रीति रिवाजों ने आपको सही और गलत जज करने के प्रिंसिपल दिए हैं। उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके आपने अपने लिए अपना कैरेक्टर बनाया है। जैसे मैं बताता हूं आपको, ज्यादातर शादियों में देखेंगे तो लोग दहेज लेते देते हैं और कोई परेशानी उनको नहीं दिखाई देती। तो सोसाइटी तो क्या सिखा रही है आपको? सही है, अच्छा है, लेकिन लो इसके बावजूद बहुत लोग ऐसे हैं जो कहते हैं नहीं नहीं, हम डाउरी नहीं लेंगे, दहेज नहीं लेंगे। देने वाले को कोई परेशानी नहीं, लेने वाले को कोई परेशानी नहीं। हो सकता है आपके घर में भी तैयारी शुरू हो चुकी हो, ये लड़का सीएम में बनेगा हमारा, तो इतना तो मांगेंगे, है ना। हो सकता है घर में जो बच्चियां हमसे पढ़ रही हैं उनकी मम्मी ने थोड़ी थोड़ी ज्वेलरी जोड़नी शुरू कर दी है कि जब इसकी शादी होगी तो देना पड़ेगा, अभी से जोड़ लो, इकट्ठा बहुत बोझ नहीं पड़ेगा। जो लड़की सीएम में बनेगी तो वो भी डॉरी लेगी सर? हो सकता है ना। मैं यही तो समझा रहा हूं आपको कि सोसाइटी ने तो आपको प्रिंसिपल्स दे दिए, अब उन प्रिंसिपल्स से अपने लिए हैबिट निकालना। इस प्रिंसिपल से देखो, आप शादी में कितना खाना बर्बाद होता है, कोई चिंता करता है उस पर? नहीं, लेकिन इंडिविजुअल कर सकता है, इंडिविजुअल उस पर चिंता कर सकता है। और मैंने बहुत सारे इंडिविजुअल ऐसे देखे हैं जो कई बार खाना ले लेंगे, लेकिन लेंगे थोड़ा थोड़ा। बहुत सारे इंडिविजुअल आपने देखे होंगे भर लेते हैं पूरी प्लेट, यस सर। दो दो प्लेट लेके चल देंगे, और फिर क्या होगा? खाया नहीं जा रहा है, मजा नहीं आया, पालक पनीर तो बेकार बन रहा है, फेंक दिया। मटर पनीर में भी ना नमक ज्यादा लग रहा है, फेंक दिया। ये इंडिविजुअली तो है। प्रिंसिपल तो ये दिया था कि भाई एक भी दाना वेस्ट नहीं जाना चाहिए खाने का। उसी सोसाइटी के दो इंडिविजुअल कितना अलग अलग कंडक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मॉरल्स ने तो सिर्फ प्रिंसिपल दिए हैं, उसमें से अपनी हैबिट निकालना इंडिविजुअल का काम है। तो कंडक्ट एथिक्स से जुड़ा हुआ है, प्रिंसिपल मॉरल्स से जुड़े हुए। एथिक्स इंडिविजुअल कैरेक्टर के साथ डील करता है और कस्टम्स ग्रुप के साथ, ग्रुप के होते हैं कस्टम। और देखो कितनी अजीब बात है, मैंने अपने यहां देखा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जब बारात जाती है ना लड़के की, तो लड़के की जो मां होती है वो कुएं में पैर लटका कर बैठ जाती है। परंपरा है, क्यों लटका के बैठ जाती है पैर, आई डोंट नो, परंपरा है। सर बहू नहीं आई तो कूद जाऊंगी। हाँ मतलब कुछ ऐसा है, लेकिन परंपरा है, आई नोटिस इट। अब सोचने की बात है भाई, थोड़ा सा बैलेंस गड़बड़ हुआ तो मां कुएं में भी गिर सकती है ना। लेकिन पीपल आर डूइंग दिस एज अ रिचुअल और किसी को कोई परेशानी नहीं लगती उसमें। सब कहते हैं हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब धीरे धीरे कुएं खत्म हो रहे हैं तो पीपल आर ट्राइंग अल्टरनेटिव्स। मोटर पे बैठ जाएगी। बट ग्रुप्स के होते हैं ये जो मैंने आपको बताई, बहुत सारे लोगों को पहले से पता होगा, क्योंकि ये कस्टम है, ये मैंने अपने लिए नहीं बनाया। कस्टम्स क्या होता है? पूरे समाज के लिए होता है। आप में से कोई बच्चा मथुरा, वृंदावन, हाथरस, सासनी इधर से है क्या? ब्रिज कहते हैं जिसे, ब्रिज भाषा बोलते हैं, है ना। वहां एक कस्टम होता है शादी में, उसे कहते हैं खोइया।
जानते हो? नो Yes, सर। sir. कोई बात नहीं, फाइंड आउट, सर। है ना, अपने किसी ब्रजभाषी दोस्त से पूछना, वो बताएगा आपको। और क्या सर? जब वो बताएगा आपको तो आप कहोगे भाई एक बार हम देखेंगे जरूर, बड़ा मजा आता है तो देखेंगे जरूर। हालांकि वो बड़ा अजीब सा रिचुअल है, लेकिन पीपल एंजॉय इट। तो वो कोई एक व्यक्ति ने नहीं बनाया, क्या है आप बता दीजिए। आप पूछे किसी ब्रजवासी से, है ना, नहीं तो फिर किसी और क्लास में बताएंगे। अभी तो एथिक्स के 2 लेक्चर और पेंडिंग है। सर क्या पूछें? सर नेम क्या है? खोइया, यूट्यूब पे देख लेना। खोई और उसके बाद या, पता नहीं यूट्यूब पे होगा नहीं होगा, या आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि वो भाषा आपको नहीं आती। खैर मैं बता देता हूँ, छोड़िए। यस। भैया तो मैंने सर सुना सा है। हाँ चलो बता भी देते हैं, है ना। ऐसा होता है कि जैसे मैंने लड़के की शादी में देखा, आई डोंट नो लड़कियों की शादी में होता है कि नहीं। जैसे लड़के की कल शादी है, आज रात लड़के के मामा पक्ष के लोग और लड़के के चाचा ताऊ पक्ष के लोग सब इकट्ठे हो गए, और चाचा पक्ष के लोग जो है, मतलब उसके जो ताऊ चाचा बुआ है, वो मामा मामी मौसा मौसी, इनको भर भर के गालियां देते हैं, यस सर, भयंकर। यस सर। गाना गा गा के, वैसे नहीं जैसे लड़ाई हो रही हो, गाने में यस मजेदार। सर। और लड़के के जो मामा मामी मौसा मौसी है, वो ताऊ ताई बुआ को गाली देते हैं खूब। सर ये तो बिहार में भी होता है। अच्छा, बिहार में क्या कहते हैं इसको? अब पता नहीं कहते क्या है, लेकिन बिहार में होता है ऐसे गाने में। चलो देखो, हम ऐसी नॉलेज बढ़ती है धीरे धीरे। पता नहीं अब मुझे पता लग गया बिहार में भी होता है, तो मैं बिहार के लोगों राजस्थान में भी होता है, खोइया बोलते हैं इसे। से- राजस्थान में भी खोइया बोलते हैं। यस सर। वेरी गुड, है ना। तो तो सर क्यों आप- गाली देता है ये पता नहीं। वो कह रहा क्यों गाली देते हैं, मैं यही तो कह रहा हूं भाई, हमने नहीं बनाया ये तो सोसाइटी ने बनाया, और पीपल आर एंजॉइंग इट, तो चल रहा है। एंजॉय इंडिविजुअल का नहीं है, यस ऐसा सर, कुछ एंजॉयमेंट के लिए। सर एंजॉयमेंट के लिए। एंजॉयमेंट अच्छा। के लिए। दूसरा पता है क्या है, आपको एथिकली गलत लगता है, इंडिविजुअली गलत लगता है, आप उठ के चले जाइए। यस सर। यस सिंपल है। सर। तो ये जो बात है कि कस्टम या मॉरल, ये सोसाइटी के होते हैं और एथिक्स इंडिविजुअल के होते हैं। कैरेक्टर इज पर्सनल एट्रीब्यूट, कस्टम्स आर डिटरमाइंड बाय ग्रुप, लगभग वैसी ही बात दोबारा से कर दी गई है जैसा कि स्टूडेंट्स करते हैं डिफरेंस लिखते वक्त, इंस्टीट्यूट ने भी कर दिया है। एथिक्स इज द रिस्पॉन्स ऑफ इंडिविजुअल टू ए पर्टिकुलर सिचुएशन एंड मॉरल आर जनरल प्रिंसिपल, है ना। जैसे सच बोलो, आईसीएसआई का जो मंत्रा है वो है सत्यम वद धर्मम चर। कंपनी सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट का कॉज वर्ड है सत्यम वद धर्मम चर, सदा सत्य बोलिए और धर्म का आचरण कीजिए, मतलब सत्य का आचरण कीजिए। अब मुझे बताओ कितने कंपनी सेक्रेटरी सत्यम वद धर्मम चर कर रहे हैं? कोई नहीं। वो उनका पर्सनल मामला है, वो उनका एथिकल मामला है, वो खुद तय करेंगे अपना कैरेक्टर। हो सकता है बहुत सारे ऐसे हों जो इस पर चलते हैं, हमें नहीं पता, मान लो आप चलते हो? पर हो सकता है। हाँ बिल्कुल, यस भाई, क्लास ले रहा हूं, यूट्यूब पे जाएगी, ऐसे में मैं तुमसे कहूंगा ना जी ना, मैं नहीं करता, इंस्टीट्यूट मारेगा मुझे आकर। नहीं जी, मैं तो सत्यम वद धर्मम चर हमेशा, बिल्कुल टोटल, ठीक है। ऐसी बात पूछते हैं स्टूडेंट्स। आप 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे मनाते हो, अरे भाई रिकॉर्डिंग चल रहा है, यूट्यूब पर जाएगा, मैं शादीशुदा आदमी, मरवाओगे मुझे। जनरल नॉलेज सर, जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज मुझ पे ही बढ़ाओ तुम सारी। चलिए इवोल्यूशन की बात करते हैं। ये जो फोटो है ये आप सब लोगों ने कभी ना कभी देखा होगा, इवोल्यूशन ऑफ मैन, यस सर। यस सर। है ना। बचपन में एसएसटी की बुक में। बिल्कुल, यानी आदमी जैसा आज दिखाई देता है वैसा पहले नहीं था, वो स्टेजेस से होता हुआ यहां तक पहुंचा है।
ठीक है ना, जावा मैन, पिथिकस, फिर वो पता नहीं क्या क्या भूल भी गया अब तो, है ना। ऐसे ही एथिक्स भी जैसा आज दिखाई देते हैं वैसा शुरू में नहीं थे। मतलब एथिक्स हमेशा वैसे नहीं रहते जैसा कि आप आज देख रहे हैं, वो भी बदलते रहते हैं। टाइम टू टाइम सोसाइटी के प्रिंसिपल बदलते हैं तो उसी के हिसाब से हमारे कैरेक्टर भी बदलते हैं। सोशल कंडक्ट हैज इवॉल्व्ड along with the evolution of society over hundreds of years. बदलता रहता है, सोसाइटी बदल जाती है, सोसाइटी के कस्टम्स बदल जाते हैं तो लोगों का कंडक्ट बदल जाता है। The code of conduct have been passed down from generations to generation and there is a pattern to the evolution of such code. क्या पैटर्न है? ये जो एथिक्स डेवलप होते हैं, खत्म होते हैं, इनमें एक पैटर्न है, कॉमन चीज है। ओवर द 100 ईयर वो चीज नहीं बदली। मॉरल तो बदल गए, एथिक्स तो बदल गए, लेकिन वो चीज नहीं बदली। वो चीज क्या है जो नहीं बदलती? क्या? एक्सेप्टेबल बिहेवियर इज प्रमोटेड एंड एलिवेटेड एज सोशल वैल्यू एंड अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर इज रिजेक्टेड एंड कंडेम्ड। जो अच्छी अच्छी चीजें हैं, है ना, मान लो गलती से भी कोई खराब चीज सोसाइटी के कंडक्ट में आ गई है, इंडिविजुअल बिहेवियर में आ गई है, तो धीरे धीरे उसको छोड़िए और अच्छी चीजों को ग्रहण कीजिए। आपने देखा होगा अक्सर बहुत सारे लोग ना बात बात में गालियां देते हैं, बिना गाली दिए उनके मुंह से बात ही नहीं निकलती है, आना ही नहीं पछता उसको, है ना। ये एक अनएथिकल कंडक्ट है। पढ़ा लिखा आदमी ऐसा नहीं करता। अगर करता है तो उसकी एजुकेशन में कहीं गड़बड़ है, क्योंकि हमें सिखाया जाता है कि भाषा अभद्र नहीं होनी चाहिए। यानी उसने वो वाली क्लास अटेंड नहीं करी होगी शायद, है ना। इतने दिन से हम आप लोग पढ़ रहे हैं, मैंने तो कभी किसी को गाली नहीं दी, है ना। आप भी पढ़े लिखे बच्चे हैं, आप भी ऐसे नहीं करते होंगे। हाँ ठीक है, आपस में यार दोस्त बैठे हुए हैं तो थोड़ा सा फ्री हो जाते हैं, लेकिन जब हम किसी सीनियर से, बड़े से या अनजान आदमी से बात कर रहे हैं तो ठीक से बात करते हैं। तो एक पैटर्न कॉमन है इवोल्यूशन में। क्या? जो अच्छी चीजें हैं वो तो प्रमोट होती चली जाती हैं, और अगर कोई खराब चीज गलती से भी सोशल बिहेवियर में आ गई है तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए, यहां जो आप चित्र देख रहे हैं ये सती प्रथा का चित्र है, एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है। Yes, sir. और आप लोग ये जानते होंगे कि हिंदुस्तान में पहले ये प्रथा थी कि अगर किसी महिला का पति मर गया है तो उसको भी उस पति के साथ चिता पर बिठाकर सती कर देते थे। उसका मंदिर बनता था, उसकी पूजा होती थी, ताकि बाकी महिलाएं भी सती होने के लिए प्रमोट हों। लेकिन समाज में ये प्रथा आ गई, गलती से आ गई, कोई बात नहीं, अब क्या करें? इसे इरेडिकेट करें, इसे निकालें यहां से, है ना। तो फिर क्या तय हुआ? फिर ये तय हुआ नहीं, ऐसा नहीं करना है ना। इसे कंडेम किया गया, अनएक्सेप्टेबल माना गया। आज आप देखिए कहीं कोई सती नहीं होती। वही सोसाइटी है, वही लोग हैं, दो हाथ दो पैर वाले। पहले वो प्रथा चल रही थी, अब नहीं चलती, अब वो प्रथा हमने खत्म कर ली। मतलब कॉमन पैटर्न की जो मैं बात कर रहा था कि जो खराब चीज किसी भी वजह से हमारे कंडक्ट में आ गई है, हम धीरे धीरे उसको निकाल देते हैं। क्वेश्चन: एन ओल्ड इंडियन ट्रेडिशन वेयर द वाइफ वाज इमोलेटेड ऑन द फ्यूनरल पायर वाज कॉल्ड दंड प्रथा, बाल विवाह, अंतिम क्रिया या सती प्रथा? जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, सती प्रथा। चलिए, फिर कह रहा है द लॉज ऑफ कंट्री आर बेस्ड ऑन कस्टम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान करके जाइएगा। मुझे गलती से मैं इस पे एमसीक्यू नहीं बना पाया। किसी भी कंट्री के लॉज उस कंट्री में रहने वाले लोगों की प्रथाओं के ऊपर बनते हैं। समझ गए जी? हम
जिस कंट्री में रहते हैं उस कंट्री के लोग जिस तरह की प्रथाओं का पालन करते हैं उसी तरह के कानून भी बनते हैं। आप याद करो, गे मैरिजेस वर पनिशेबल। महिला महिला से शादी करे, पुरुष पुरुष से शादी करे तो उसके लिए आईपीसी में दंड है। ठीक है ना? क्यों? अब तो नहीं है सर। हाँ, डीक्रिमिनलाइज कर दिया उसको, मतलब अब उसमें सजा नहीं होती, डीक्रिमिनलाइज किया। ऑफेंस अभी भी है। क्यों? क्योंकि हम भारत में रहते हैं। भारत में इस प्रकार का प्रचलन, इस प्रकार की प्रथा नहीं है ना? आप अपने घरों में आसपास दूर दूर तक रिश्तेदारी में देख लो, किसी की 2 मम्मियां हैं, बस मम्मी मम्मी है दोनों, पापा मम्मी नहीं है। ये मेल मम्मी, ये फीमेल मम्मी, ऐसे कर रखा है, या ये मेल पापा या फीमेल पापा है कोई दूर दूर तक? नो सर। क्यों नहीं? No, sir. प्रथा नहीं है, मॉरल कोड नहीं है, ऐसा प्रथाओं के हिसाब से चलने वाले लोग हैं, है ना? बच्चों को शुरू से यही पढ़ाया सिखाया जाता है कि भाई बड़े होकर अपने माता पिता का आदर करना, उनका ध्यान रखना, उन्होंने तुम्हें इतना बड़ा किया, पाला पोसा, है ना? तो तुम भी उनके साथ अच्छा व्यवहार करना, जैसा उन्होंने तुम्हारे साथ बड़ी मेहनत से पाल पोस के बड़ा किया, है ना? जैसा उन्होंने किया वैसा करो। वो भी, उन्होंने तुम्हारे लिए अच्छाई करी, तुम भी उनके लिए अच्छाई करो। कोई बच्चा ये थोड़ी कहता है कि नहीं, अच्छा मेरे मम्मी पापा तो मुझे बहुत मारते थे तो मैं क्या करूं, मेरी गलती होती थी, मारते थे मेरे को, तो मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी ऐसा करूं क्या? नहीं, गलत है ना? और आप ये सोचो कि माता पिता में से जिसका दाव लग जाता है वो ही रख देता है, भाई हमारी तो खूब होती थी। हमारे टाइम में तो पड़ोसी भी मार देते थे बच्चों को। अपने बच्चे को मार रहा है, हम भी वहीं खड़े हैं, उसे देख के हंस रहे हैं, 4 हम में भी लगा दिए, तू भी हंस रहा है, तू भी होगा इसके साथ, ले चट चट पट पट। अब आप किसी पड़ोसी के बच्चे को हाथ लगा के दिखाओ, नहीं वहां झगड़ा हो जाए, पुलिस आ जाए तो, है ना? मार सकते हैं पेरेंट्स हैं, यूएसए में मार के दिखाओ, हाथ नहीं लगा सकते हो बच्चे को, तुरंत 911 डायल कर देगा। समझे? प्रथा यहां है, इसीलिए कोई माँ बाप बच्चे को मारे तो बच्चा 100 नंबर डायल नहीं कर सकता, है ना? पुलिस उसे ही धमकाएगी आके, तुम्हारे माँ बाप है ना, अरे तुम्हारी पिटाई कर रहे, इसका मतलब तुम्हारे ही है, तुम इन्हीं की संतान हो। कोई दूसरे के बच्चे को हाथ नहीं लगाता आजकल, ये तो अच्छी बात है, तुम्हारी पिटाई हो रही है। और पेनल्टीज प्रिस्क्राइब की जाती है बैड एक्शंस के लिए, जो हमारी प्रथाओं से बाहर है कंडक्ट, उसके लिए क्या करते हैं हम? पेनल्टी प्रिस्क्राइब करते हैं लॉ में। द लॉज आर ए मेजर अगेंस्ट दोज पीपल हु क्रॉस द लिमिट ऑफ कंडक्ट ऑफ सोशल कंडक्ट। जो उस लिमिट को क्रॉस करेगा उसको दंड दिया जाएगा, है ना? आप ये देखो कि अगर कोई लड़की सड़क पर जा रही है और कोई लड़का उसको घूर रहा है, तो वो लड़की एक समय तक तो उसको कुछ नहीं कहती, लेकिन जैसे ही उसने अपनी लिमिट क्रॉस करी, सैंडल निकला और पिटाई चालू, नहीं तो 100 नंबर, लड़का अंदर। क्यों? ही हैज क्रॉस द लिमिट ऑफ सोशल कंडक्ट। देख रहे हो, घूर रहे हो, ठीक है, पीछा करना शुरू कर दिया, कमेंट पास कर रहा है, चल बेटा आजा, है ना? राम नामी लठ रखा है तुम्हारे लिए थाने में। तो जो सोशल कंडक्ट को क्रॉस करेगा उसके लिए दंड है, लॉ ने पहले से पेनल्टी प्रिस्क्राइब करी है। एंश्योर दैट गुड सिटीजन्स आर प्रोटेक्ट। लॉ का मतलब क्या है? यही तो मतलब है कि जो अच्छा नागरिक है उसकी
सदरक्षणाय, खल निग्रहणाय, है ना। महाराष्ट्र पुलिस का जो वो है स्लोगन, वो क्या है? सदरक्षणाय, अच्छी लोगों की रक्षा हो। खलु निग्रहणाय, जो खल हैं, जो दुष्ट हैं, उनको उनका निवारण किया जाए। लॉ ब्रेकर्स को क्या करे? पनिश करे। और जो अच्छे सिटीजन है उनको क्या करे? प्रोटेक्ट करे। रिलीजन इज ऑल्सो रिलेटेड टू मॉरल एंड रिलीजियस लीडर प्रोपेगेट ह्यूमन वैल्यूज। धर्म हमें क्या सिखाता है? अच्छाई। चाहे आप किसी भी धर्म को फॉलो करते हो, वो जो भी शिक्षा देता है अच्छाई के लिए देता है, जिससे शांति प्रमोट हो, जिससे आपस में लोगों के बीच में ब्रदरहुड प्रमोट हो। कोई धर्म ऐसी कोई बात नहीं सिखाता जो कि परेशानी पैदा करे। जैसे धर्म आपको फास्टिंग सिखाता है, उपवास सिखाता है। अन्न बचाने के लिए भी उपवास किया जा सकता है। अपनी विल पावर को बढ़ाने के लिए भी उपवास किया जा सकता है ना। शास्त्री जी ने कहा था, जब हमारे हिंदुस्तान में खाद्यान्न संकट था, पैदावार ज्यादा होती नहीं थी, शास्त्री जी ने कहा भाई हर व्यक्ति हफ्ते में एक दिन व्रत रखे, उपवास करे, एक दिन अन्न छोड़ दे, तो समस्या का निदान हो जाएगा, है ना। और रिलीजन भी सिखाता है फास्टिंग। हाँ तो ठीक है, मत खाओ एक दिन, क्या परेशानी है। रिलीजन तो हमेशा अच्छाई ही सिखाता है और रिलीजियस लीडर उसको प्रोपेगेट करते हैं। जो अच्छा व्यक्ति होगा, अच्छा रिलीजियस लीडर होगा, वो हमेशा अच्छाइयों की बात करते। देखो कितनी बढ़िया बात है हमारे यहाँ। हमारे यहां तराजू को धर्म कांटा कहते हैं? तराजू कभी मंदिर में देखा आपने? नो सर। नहीं ना। नो सर। कहाँ होता है? दुकानों पे। दुकानों पर, तो अदालत। बिल्कुल आगे फ्रंट पर, है ना। और उसमें एक सुई होती है जो बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, ना इधर ना इधर। तो धर्म है ना। वो उस बिजनेसमैन को धर्म से जोड़ रहा है। वो तराजू, वो जो सामने रखा है उसके, उसे याद दिला रहा है तेरा क्या धर्म है। तेरा धर्म है सही तोलना, है। धर्म कांटा, बताइए तराजू के साथ धर्म जोड़ा हुआ है। धर्मशाला, धर्मशाला में क्या धर्म होता है? आदमी जाता है, सामान रखता है, सो जाता है, उठता है, फिर निकल जाता है। इसमें क्या धर्म है जी? सेवा धर्म है। सेवा रिलीजन है। जो लोग आए हैं तीर्थ करने के लिए, उनको बैठने की जगह, सोने की जगह, नहाने की जगह दे दिया, बहुत बड़ा धर्म है। हर चीज को धर्म के साथ जोड़ा हुआ है। ठीक है जी। तो वो कह रहा है रिलीजियस जो लीडर्स होते हैं वो रिलीजियस रीडिंग्स को प्रोपेगेट करते हैं। इन द नेम ऑफ रिलीजन पीपल स्टार्टेड बिलीविंग इन गॉड एंड कस्टम्स वर इंट्रोड्यूस्ड। अगर कोई किसी कस्टम को ना मानता हो तो एक काम करो, उसे धर्म के साथ जोड़ दो, फिर मानेगा। पीपल की, पेड़ की पूजा करो। तो तू एक बात बता, तू बोल देना उनसे, मना कर दे, सीधी सी बात है। घर में इतने बच्चे हैं। हाँ, कितने बच्चे घर में? ये किसी ने जो है सूचना दी, चलिए जिसने दी वो पता चल गया। कोई बात नहीं। इन द नेम ऑफ रिलीजन, आप कोई अगर नहीं मानता किसी बात को तो उसे क्या करो? धर्म से जोड़ दो, है ना, फिर मानने लगेगा। इसीलिए तो कहा सत्यम वद धर्मम चर। धर्म का आचरण करो, रिलीजियस आचरण करो। रिलीजियस आचरण करने का यह मतलब नहीं कि रोज रोज मंदिर जाओ। रिलीजियस आचरण करने का मतलब है कि शांति के साथ जीवन व्यतीत करो और दूसरों के जीवन में भी शांति लेकर आओ। ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? क्यों हम सोशल कोड ऑफ कंडक्ट बनाते हैं? क्यों हम चाहते हैं कि सब लोग एथिकल कंडक्ट करें? हार्मोनियस रिलेशनशिप को प्रमोट करने के लिए। बहुत छोटी सी बात बताता हूं, एक्सक्यूज मी। हार्मोनियस रिलेशनशिप की शुरुआत
हम अपने घर से करते हैं। क्या सिखाया गया? बड़ों का आदर करो, छोटों से प्रेम करो, हो गई हार्मोनियस रिलेशनशिप, है ना। परिवार तो सबसे छोटी यूनिट है सोसाइटी की, वहां अगर शांति होगी, वहां रिलेशनशिप हार्मोनियस होंगे, तो आदमी को ये लगेगा हाँ बाहर भी हार्मनी बरतनी चाहिए, बाहर भी लोगों के साथ अच्छा कंडक्ट करना चाहिए। अगर हम ये सिखाते कि घर में सबसे लड़ो, माता पिता कुछ नहीं होते, लड़ो उनसे भी, जाओ भिड़ो, और छोटा कोई मिले घर में तो लगा दो चाटा एकदम, तो जब आदमी घर से लड़ता हुआ निकलेगा तो क्या उम्मीद करते हो बाहर जाके शांति फैलाएगा? नहीं, बाहर जाके तो क्रांति कर देगा वो बिल्कुल ही, हर भी मचेगा तारीफ, है ना। तो इसीलिए हमने क्या किया, परिवार में हार्मोनियस रिलेशनशिप सिखाए। सबसे पहले छोटे बच्चे को सिखाया कि बड़ों की रेस्पेक्ट करो, छोटे बच्चों के साथ प्रेम से रहो। ऑनर योर पेरेंट्स इज वन सच कोड। It maintains a peaceful relationship between parent and children and promote respect for each other in the family. It is because of its salutary effect, it is considered as one of the fundamental values to be cultivated. इसका इतना बड़ा प्रभाव है इस छोटी सी बात का, ऑनर योर पेरेंट्स का, कि इसको ढंग से सिखाया जाए तो पूरी दुनिया में हार्मोनियस रिलेशनशिप पैदा हो जाएंगे, झगड़ा होना ही बंद हो जाएगा। ये देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, क्या है? शांति पाठ। शांति पाठ, है ना। हिंदू रिलीजन में इसको पढ़ाया जाता है। ओम देव शांति अंतरिक्ष गुम शांति, शांतिराप शांति, औषधय शांति। औषधि भी शांत रहे। औषधि शांत रहे का मतलब जिस वजह से हम औषधि खा रहे हैं, औषधि वही काम करे, रिएक्शन ना कर दे। वनस्पति भी शांत रहे, है ना। चिड़िया चहचहाए शांति से, बढ़िया मधुर स्वर, कौए काए काए ना करें। विश्व में शांति हो, ब्रह्मा शांति, सर्वा शांति। ये कह रहा है शांति रेव शांति, खुद शांति भी शांत रहे। शांति फैलाने के चक्कर में आप अशांत मत हो जाना, सबको हिला हिला के ओ शांत रहो शांत रहो, शांति रहेगा तो मार दूंगा जान से, है ना। तो शांति ही अशांत हो गई कहीं तो और संकट हो जाएगा। तो ये जो ये सोशल कोड ही तो है, क्यों जी? ये सोशल कोड है जो हमने बनाया पूरी दुनिया को समझाने के लिए, सिखाने के लिए, है ना। और एक और सोशल कोड बताता हूं आपको, आपने कई बार कोई रिलीजियस सेरेमनी अटेंड करी होगी, बहुत सारे बच्चे पहचान जाएंगे इसको। तो जब वो हवन खत्म होता है तो पंडित जी क्या कहते हैं? धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, याद आया? फिर उसके बाद वो जल छिड़कते हैं ऐसे ऐसे करके, याद आ गया? ये क्या है? सोशल कोड ही तो है। धर्म की जय हो का मतलब क्या है? गुड कंडक्ट प्रमोट हो, गुड कंडक्ट की जय हो, है ना। और जो बैड कंडक्ट है वो डिमोट हो। यही तो पढ़ा रहा था मैं आपको थोड़ी देर पहले। एक चीज जो पैटर्न में कॉमन है वो क्या है? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, हार्मोनियस रिलेशनशिप हो, विश्व का कल्याण हो। हार्मोनियस रिलेशनशिप होगी तो अपने आप विश्व का कल्याण हो जाएगा जी। आज चाइना इधर से लड़ता हुआ आ जाता है, पाकिस्तान उधर से लड़ता हुआ आ जाता है, हार्मोनियस रिलेशनशिप नहीं है तो विश्व का कल्याण कैसे होगा? हार्मोनियस रिलेशनशिप नहीं होंगे तो। यही एथिक्स है, यही एथिकल राइट एंड रॉन्ग है। इसे कौन रॉन्ग बता देगा? ये कैसा एथिक्स हुआ? नॉर्मेटिव, है ना। इसे कोई भी रॉन्ग नहीं बताएगा। फिर क्या कह रहा है? क्वेश्चन आ गया, वाह 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 वाह। द ऑब्जेक्ट ऑफ सोशल कोड ऑफ कंडक्ट इज टू maintain, promote and elevate harmony. maintain, promote and elevate harmonious relationship। सही जवाब है ए। यही सोशल कोड ऑफ कंडक्ट का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, एप्लीकेशन। अब क्या होता है जी, जैसे मैं आपको अभी सिखा रहा हूं, बता रहा हूं, ऐसे दुनिया पता नहीं कब से बता रही। कितने सारे स्पिरिचुअल लीडर आए, कितने सारे प्रोफेट्स आए, है ना।
उन्होंने कितनी अच्छी अच्छी बातें लोगों को सिखाई, लेकिन व्हेन इट कम्स टू एप्लीकेशन हम भूल जाते हैं कि हमने क्या सीखा है। तो कितनी सुंदर बात ICMAI ने अपनी किताब में लिखी है, द रेलिवेंस ऑफ एथिक्स इज इन इट्स एप्लीकेशन। आप पढ़ो पढ़ाओ तो बहुत अच्छा, सुनते हो बैठ के बहुत अच्छा, लेकिन जब कंडक्ट पे आती है बात तो सब भूल जाते हैं क्या पढ़ा था, क्या पढ़ाया था। जस्ट एज व्हेन वी स्टडी द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इन फिजिक्स, है ना सर, अल्बर्ट आइंस्टीन, जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी फिजिक्स में। थ्योरी तो वो बहुत लंबी चौड़ी है। यहां ये कह रहा है कि जैसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की एप्लीकेशन और थ्योरी एक ही है, लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है थ्योरी में भी और प्रैक्टिस में भी, एथिक्स के साथ भी आपको यही करना है। जैसी थ्योरी है वैसा ही एप्लीकेशन होना चाहिए। We ensure that the laws or principle of relativity are applied to the factors and elements being considered. So too in our study of ethics, the universal principle have to be applied to individual context and situation. Theory of relativity आप कभी देखोगे तो समझ में आएगा कि लाइट की स्पीड से अगर कोई चलने लगे तो जो फिजिक्स के नियम हैं वो बदल जाते हैं, है ना। यानी कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये कहती है कि फिजिक्स के नियम भी फैक्टर्स, टाइम और कंडीशन देखते हुए बदल जाते हैं, है ना। तो एथिक्स का भी क्या है, जो हमने सीखा है ना, उसे डायनामिक सिचुएशन में कैसे अप्लाई करना है ये सीखना पड़ता है। किसी का मर्डर करना अच्छी बात है कि बुरी बात है स्टूडेंट्स, बताओ। बुरी बात है। बुरी बात है ना, बुरी बात है सर। अब ये कह रहा है कि जैसे आप सब लोगों ने कहा बुरी बात, एकदम जजमेंटल, नहीं बुरी बात, बुरी बात, इसे कहते हैं एब्सोल्यूटिज्म। नो सर, कि ये सही है और इसमें ये गलत दो है conditions और दे रखी यूनिवर्सली गलत है, हर सिचुएशन में गलत है, ऐसा एथिक्स के साथ नहीं होता। फॉर इंस्टेंस किलिंग अ मैन इज रॉन्ग, सर किसी बिल्कुल सही, आप सब लोगों ने ठीक कहा। एनिमी होगा तो उसको तो मार किलिंग करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने गलत कहा, आप भी ठीक कह रहे हो बेटा जो बोल रहे हैं। सर कोई वॉर में या फिर उसके लिए गवर्नमेंट रिवॉर्ड भी देती है, लेकिन जब हम किसी एनिमी को मारते हैं तो गवर्नमेंट तो हमें गवर्नमेंट अपने को ब्रेवरी वो का देती है, reward। रिवार्ड देती है, अवार्ड देती है। उस समय भी तो आप किसी व्यक्ति को मार ही रहे हो, यस है ना, इसमें कंडीशन लेकिन है। उस समय क्या है, सब कंडीशन चेंज हो गई है। कंडीशन एथिक्स जो है ना एब्सोल्यूटिज्म के खिलाफ है। एक बार गांधी जी ने भी एक गाय को कसाई से बचाने के लिए झूठ बोला था, ऐसा सत्य के मेरे प्रयोग में उन्होंने लिखा भी। तो यानी कि जिस आदमी ने ये कहा हो कि भाई जिंदगी भर सच बोलो, कभी झूठ बोलो ही मत, उसने भी झूठ बोला। सर युधिष्ठिर का एग्जांपल ले लेते इससे बढ़िया। युधिष्ठिर का एग्जाम्पल ले लो, है ना। किसी भी व्यक्ति पर अप्लाई करो, एथिक्स जो है वो कभी एब्सोल्यूट नहीं हो सकते, हर सिचुएशन में एक सा जवाब नहीं बन सकता। हमने यूथेनेशिया के केस में देखा ना, बहुत सारे देश उसको करते हैं, हिंदुस्तान नहीं करता। क्यों? क्योंकि फैक्टर्स अलग हैं, लोग अलग हैं, व्यवस्था अलग है, कस्टम्स प्रथाएं अलग हैं, इसलिए एथिक्स भी अलग है। तो एथिक्स लाइज इन प्रिंसिपल ऑफ एप्लीकेशन। Ethics in practical sense is also known as moral action and is an applied discipline. ये केवल थ्योरी नहीं है जी, इसका जो असली सार है वो एप्लीकेशन में है। And also assesses to what extent it is compatible with the general principle. ये भी ध्यान रखिए।
बहुत ज्यादा आप जनरल प्रिंसिपल से इधर उधर नहीं हो सकते। मैंने आपको बताया था अभी नोएडा वाला एग्जाम्पल। आप वेजिटेरियन हो सकते हैं, नॉन वेजिटेरियन हो सकते हैं, लेकिन अपनी भूख को शांत करने के लिए किसी मनुष्य को नहीं खा सकते। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? एथिक्स आर एब्सोल्यूट एंड डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन। Ethics are not absolute and depends upon situation. Ethics are not absolute, does not depend upon situation. Yeah, all. कुछ लोग कह रहे हैं ए, कुछ लोग कह रहे हैं सर बी, सर बी, सर बी सर बी होगा। बी बी होना चाहिए या ए? बी होगा। बी, है ना? मैं यही चाहता था सर कि कुछ लोग ए बोले और कुछ लोग बी बोले, सर बी होगा। है ना? बी सर बी होगा। भाई बी होना चाहिए। हमने क्या कहा? एथिक्स आर नॉट एब्सोल्यूट एंड डिपेंड्स Yes, sir. अपॉन सिचुएशन। सिचुएशन यस है ना? सर। किसी व्यक्ति को नहीं मारना चाहिए, ये एब्सोल्यूटली करेक्ट नहीं है। एथिक्स की थ्योरी एब्सोल्यूटिज्म के खिलाफ है। एथिक्स की थ्योरी कहती है नहीं, कोई भी चीज, कोई भी एथिकल प्रिंसिपल एब्सोल्यूट नहीं है कि हमेशा हमेशा के लिए ऐसा ही रहेगा, बदल जाता है, डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन। सिचुएशन ठीक है जी। 7 बज गए, कंटिन्यू करें या अगली क्लास के लिए छोड़ें? सर कंटिन्यू, कंटिन्यू कर लें? चलो, हाँ, आज लेट क्लास शुरू हुई ना। चलो चलो, वैल्यू फ्री एथिक्स। वैल्यू फ्री एथिक्स क्या है? ऐसा हो सकता है क्या कि ऐसे एथिक्स हो जिसमें कोई वैल्यू ही ना हो? ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता है। एथिकली न्यूट्रल और वैल्यू फ्री एक्टिविटी हो ही नहीं सकती है। ये एक्चुअली ना बिजनेस को लेकर कही गई बात है। यस देखो, सर। ये कह रहा है बिजनेस जो है वो क्या वैल्यू फ्री हो सकता है कि उसका नो सर कोई वैल्यू ही ना सर हो हो? सकता है। मतलब सर। वो इस बात पे भी यकीन ना करे कि मिलावट नहीं करो, इस बात पे भी यकीन ना करे कि अपने ग्राहक से अच्छा बर्ताव करो। बिल्कुल वैल्यू, भाई हमें तो माल बेचना है, पैसे लेने, बात खत्म। हम कोई अच्छी बात करने वाले नहीं है बायर के साथ। हमारा कौन सा उसका रिश्ता है? कोई कौन सा हमारा रिलेटिव है? आ सामान खरीद जा, है ना? आप देखो आज तो बिजनेस में कस्टमर रिलेशन मैनेजर रखे जाते हैं कि भाई कस्टमर से रिलेशन बना रहे। तो ये कह रहा है कि इट इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस टू मिक्स एथिकल वैल्यूज। ये पुरानी बात है थोड़ी सी। एन एंशिएंट अरेबिक विजडम, अरबी में कहावत है, लिव टुगेदर लाइक ब्रदर्स एंड डू बिजनेस लाइक स्ट्रेंजर। जब आप घर में रह रहे हैं, घर में तो परिवार में स्नेह रखो, लेकिन जब बिजनेस कर रहे हो तो अपने पार्टनर को भी अजनबी मानो, अपने एम्प्लॉय को भी अजनबी मानो, अपने ग्राहक को भी अजनबी मानो, और कंपटीटर को तो क्या नहीं क्या। पुरानी बात है ये थोड़ी सी। बिजनेस शुड बी केप्ट फ्री फ्रॉम अदर सोशल रिलेशनशिप। कोई उधार मांगने आ जाए, मना कर दो उसको। द ओनली सक्सेसफुल रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट इन बिजनेस इज दैट ऑफ वेंडर एंड ए कस्टमर। बस, कोई आप कस्टमर के साथ गुड रिलेशनशिप बनाने की कोशिश मत करो। वैल्यू फ्री रखो एथिक्स। एथिक्स इतना ही है आपका बस कि आपको माल बेचना है अपने कस्टमर को। दैट इज योर फाइनल विजडम। ठीक है। इट इज ऑल्सो सेड दैट फॉर द मर्चेंट इवन ऑनेस्टी इज अ फाइनेंशियल स्पेकुलेशन। भाई साहब, ज्यादा ईमानदारी करोगे तो लोग बिजनेस भी नहीं करने देंगे। ऑनेस्टी इज फाइनेंशियल स्पेकुलेशन, सट्टेबाजी हो जाएगी। लोग आपका फायदा उठाना शुरू कर देंगे ज्यादा ऑनेस्ट रहोगे तो। यस सर। सप्लायर ने तो माल गंदा भेज दिया, वो तो डिसऑनेस्ट है। आप बहुत ऑनेस्ट हो, आपने माल रख लिया, ग्राहक को बता रहे हो खराब है जी, ये वाला मतलब। ऐसे कर पाओगे बिजनेस? सब थोड़ी ऑनेस्ट हो नो जाएंगे। सर तो इसलिए कह रहा है
सर कि नहीं? ऑनेस्टी भी होनी चाहिए अपनी जगह और वो भी होना चाहिए, हाँ, डिसऑनेस्टी भी होनी अब चाहिए अपनी जगह। अब बात समझ में आई आपको कि ऑनेस्टी भी देखो भैया स्पेक्यूलेशन है, कहीं कहीं करनी चाहिए, कहीं कहीं नहीं करनी चाहिए, यही तो स्पेक्यूलेशन है ना। ऑनेस्टी भी कंडीशनल हो गई। क्वेश्चन आ गया, एन अरेबिक विजडम स्टेट्स लिव टुगेदर लाइक डॉग्स एंड डू बिजनेस लाइक कैट। बी। चलो ये तो भी है, इसमें तो समझ में आ ही गया। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ वैल्यू फ्री एथिक्स। क्या कंसेप्ट पढ़ रहे हैं हम बेसिकली? एक ऐसा बिजनेसमैन, एक ऐसा कामगार जिस पर किसी भी तरह के किसी भी एथिक्स का कोई असर पड़ ही नहीं रहा है। देख रहे हो इसका चेहरा, शक्ल देख रहे हो Yes, इसकी, कोई असर नहीं पड़ रहा। एनवायरमेंट हमको क्या, ऑनेस्टी हमको क्या, सोशल कोज अरे तुमको क्या, हमें कोई मतलब नहीं है इन चीजों से। नहीं लेना। हाँ, हमें इनमें से कोई चीज नहीं चाहिए। हमें कोई हार्मोनियस रिलेशनशिप नहीं रखना अपने कस्टमर से। क्यों रखना भाई? मान लो हम ना ही हैं, बार्बर हैं, कस्टमर आया, उसने बाल कटवाए, चला गया, हम क्यों ध्यान रखें उसके बाल दोबारा कब बढ़ेंगे? उसे फोन करें, आपके बाल बढ़ गए क्या? हमने काटे थे पिछली बार, आ जाओ दोबारा कटवा लो। सर जो डेली मतलब होते हैं, जो जैसे बिजनेसेस होते हैं उनमें सर ध्यान रखा जाता है, और बाकी ये जो सिंपल बिजनेस होते हैं उन पे ध्यान नहीं रखा जाता। भाई देखो, सीधी सी बात है, वैल्यू फ्री बिजनेस तो आप नहीं कर सकते। मैं बता रहा हूं आपको। आदमी किसी भी दुकान पे जाता है ना, तो क्या एक्सपेक्ट करता है पता है? कि मेरे साथ व्यवहार अच्छा हो, कम से कम। अच्छा करो। यस सर। Yes, sir. अजनबी जैसे व्यवहार करे तो चलेगा क्या? नो सर। No, sir. है ना? नहीं चलेगा। आपको एक बड़ी विचित्र बात बताता हूं। इटली में अगर आप किसी दुकान पे गए और दुकानदार को विश नहीं करा आपने, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, हेलो नहीं, जबकि आप जानते नहीं उसको, तो दुकानदार इतने रूड भी हो जाते हैं कि वो ये कहते हैं आपसे, आपको तमीज नहीं है, कम से कम आप दुकान में आए तो मुझसे हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कुछ तो बोलो। यस सर। है ना? वहां मतलब कंपलसरी है कि आप किसी भी दुकान में घुसे। आप कभी इटली जाओगे तो आपका गाइड आपको पहले बता देगा, किसी दुकान में घुसो तो ऐसे कर लेना, नमस्ते राम राम कर लेना, है ना? सर वहाँ की लैंग्वेज अलग होती है। हाँ, मतलब वो बताएगा आपको। और अगर आप रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, खाना खा लिया आपने, तो बिल का वेट करना पड़ेगा। मतलब आप जब तक कहोगे नहीं ना कि बिल ले आओ, वो बिल नहीं देगा आपको, बैठे रहो आप। यहां इंडिया में क्या होता है, जरा 5 मिनट आप खाली बैठ लिए तो आदमी आके सिर पे खड़ा हो जाता है, बिल ले आओ जी। यस सर। है ना? और कई बार तो ऐसा होता है, खाना खत्म हो गया है और आपने दोबारा मांगा भी नहीं, तो वो अपने आप ही बिल ले आएगा। उसे पता है अब तो खाना खा लिया आपने, लो बिल दो, अब खाना खा लिया। तो ये इंडियन वैल्यू है, वो इटालियन वैल्यू है, पर वैल्यू तो है। वैल्यू फ्री बिजनेस नहीं होता, वैल्यू फ्री बिजनेस कर ही नहीं सकते हैं, हो ही नहीं सकता है। तो मेरे ख्याल से कंसेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा वैल्यू फ्री एथिक्स का। द कंसेप्ट ऑफ वैल्यू फ्री बिजनेस एथिक्स अपीयर टू बी क्वाइट अपीलिंग टू बिजनेसमैन। हो सकता है अच्छा लगे बिजनेसमैन को। इट एज दो इट मे बी परस्यूड डिवॉइड ऑफ ऑल रूल्स विद इन ए सोशल वैक्यूम। डिवॉइड मतलब खाली। आपका व्यवहार ऐसा हो जो किसी भी तरह के सोशल वैल्यू से खाली है, जबकि आप रह रहे हैं सोसाइटी में ही। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। द कंसेप्ट ऑफ वैल्यू फ्री एथिक्स फाउंड एप्लीकेशन इन इकोनॉमिक्स इन अ रादर आयनिकल फैशन। देखो इकोनॉमिक्स में क्या हो रहा है, लुडविग वॉन माइसेस, जिन्हें ऑस्ट्रियन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का फादर भी कहते हैं, वो प्योर थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स को प्रपोज करते हुए कह रहे हैं इकोनॉमिक कंसेप्ट्स आर अ प्रायरी, दैट इज दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एक्सपीरियंस बट प्योरली वर्चुअल कॉन्सेप्ट। जिसने डिमांड का लॉ निकाला होगा उसने एक्सपीरियंस के बेस पर ही निकाला होगा। चीजों के दाम बढ़ाओगे तो डिमांड
घट कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। बीइंग अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। कांस्टेंट। जबकि ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं नहीं सब वर्चुअल कंसेप्ट है इकोनॉमिक्स में, सर, कोई मतलब experience खुद ने पे अपनी आधारित सोच नहीं समझ है। के बनाती है। सब कागजी कार्रवाई है। और बिजनेस तो प्योर इकोनॉमिक्स है, बिजनेस तो इकोनॉमिक्स से चलता है। यस सर। तो बिजनेस के कंसेप्ट भी वर्चुअल हैं, एक्सपीरियंस पे बेस नहीं है। द कंसेप्ट ऑफ चॉइस इज फॉर इंस्टेंस इज अ प्योर कंसेप्ट। पढ़ाते हैं ना इकोनॉमिक्स में आपको प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, यस सर। तो वो कह रहा है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस वर्चुअल कंसेप्ट है। ये कोई ऐसा होता नहीं है कि चॉइस आप कर सकते हो लेकिन आपके पास लिमिटेड रिसोर्स है। ये सब कहने की बात है। अरे ऐसे कैसे कहने की बात है, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना एक्चुअली ये बहुत पुरानी बातें हैं। अब इन पर कोई विश्वास नहीं करता, अब इनका कोई जिक्र भी नहीं करता। क्वेश्चन सुनिए, हु इज नोन एज फादर ऑफ ऑस्ट्रियन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स? नाम याद रखिएगा, ठीक है ना, नाम याद रखिएगा तो 1 नंबर मिल जाएगा। मैंने आपको क्लू दे दिया है। 2 नंबर। 2 नंबर सर सर। 2 नंबर का है सर। As per Ludwig von Mises, economic concepts are priori, वर्चुअल। experimental, ritualistic या artificial। प्रायरी। प्रायरी, ये शब्द ध्यान रखना भाई। प्रायरी मतलब एक्सपीरियंस पर आधारित नहीं है। फिर कहता है इट इज इमेटीरियल वेदर वन चूज वाटर और वाइन बट द कंसेप्ट इन इटसेल्फ इज फ्री ऑफ सच पर्टिकुलर एलिमेंट, हैंस चॉइस इज वैल्यू फ्री। जो आदमी पानी खरीद रहा है वो ज्यादा अच्छा है या जो आदमी शराब खरीद रहा है वो ज्यादा अच्छा है? सर पानी खरीद रहा है वो भी वो भी अच्छा है, और जो वाइन खरीद रहा है वो भी अच्छा है ना। हमने तो ज्यादातर ये देखा है जो शराब खरीदता है वो पानी भी साथ में खरीदता है। यस सर। क्योंकि सर हर चीज सिचुएशन बेस्ड है। हर चीज सिचुएशन। तो इसमें वैल्यू कहाँ से आई? वो कह रहा है बिजनेस में वैल्यू कहाँ से आई? जब आप कह रहे हो वाइन खरीदने वाला भी सही है, पानी खरीद, अरे तो भाई वो उस आदमी से पूछो ना। सर उसकी भी हाँ सर जी। एक बिजनेस है, वाइन उसका भी तो बिजनेस है। अलग ही। जो शराब बेच रहा है उसका भी बिजनेस है, जो दवाई बेच रहा है उसका भी बिजनेस है, यस जो सर। जुआ घर चला रहा है उसका भी बिजनेस है। हम्म। तो इसीलिए वॉन माइसिस ये कह रहे हैं कि बिजनेस इज वैल्यू फ्री। जब सब तरह के बिजनेस चल ही रहे हैं तो फिर वैल्यू कहां से आ गई बिजनेस में? नहीं, बात ये नहीं है। हम बिजनेस के नेचर पे की बात नहीं कर रहे, हम बिजनेस के रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। जो आदमी जुआ घर चला रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बुरा काम कर रहा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं वो कम से कम एनवायरनमेंट का तो ध्यान रखेगा, वो कम से कम अपने यहां आए हुए कस्टमर्स का तो ध्यान रखेगा, या उनके साथ चोरी करेगा? जो शराब बेच रहा है क्या उसे नकली शराब बेचनी चाहिए जिससे पी के आदमी मर जाए? नो सर। क्या पानी वाले को गंदा पानी बेचना चाहिए ये कह के ये मिनरल वाटर है? तो ये वैल्यू है। सर बेच रहे हैं जब भी वही तो एथिक भाई, फॉलो नहीं क्या होता है। क्या ऐसा होना चाहिए? ये है सवाल। ऐसा नहीं होना वैसे चाहिए, तो होना नहीं चाहिए। है ना। लोग ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहे थे कि भाई बिजनेस जो है वो वैल्यू फ्री है। अब कह रहा है अप्लाइड टू एथिक्स इट वुड मीन दैट वी शुड बी एबल टू स्टडी प्रिंसिपल ऑफ दिस डिसिप्लिन सच एज गुडनेस, ट्रूथ, जस्टिस, ऑनर एटसेट्रा इन देयर प्योर फॉर्म। भाई उनको समझिए, प्योर फॉर्म में समझिए, एक्सपीरियंस से मत समझिए, और कम से कम बिजनेस पर तो अप्लाई मत कीजिए इन सबको। ये है कंसेप्ट ऑफ वैल्यू फ्री एथिक्स। और इंस्टीट्यूट भी यही कहता है, नहीं भाई ये तो संभव नहीं है। भारत जैसे देश में तो बिल्कुल संभव नहीं है। महात्मा गांधी ने 7 पाप गिनाए हैं, जिसमें एक पाप है बिजनेस विदाउट एथिक्स, मोरल, है ना, बिजनेस विदाउट मोरालिटी, कॉमर्स विदाउट मोरालिटी। तो हमारे यहां तो ये सिखाया गया है। अब ये जो ऑस्ट्रियन फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, ये कभी इंडिया आए होते तो इन्हें पता लगता कि हमारे यहां तो दुकान के आगे जो तराजू रखा है उसी को वैल्यू से जोड़ दिया है कि धर्म काटा है, अब करके देखा धर्म।
है ना। मैं क्या कह रहा था, जैसे कि नायक मूवी में था, है? नायक मूवी में था जैसे। हाँ, देखो नीचे सर। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा कि अगर किसी प्रथा में आपका विश्वास नहीं जग रहा तो उसे धर्म से जोड़ दो, जाग जाएगा विश्वास, है ना। तराजू को हमने धर्म काटा क्यों बोला कि भाई अगर क्योंकि तुमने कम विश्वास तोला नहीं जुड़ तो रहा तुम था। अधर्म कर रहे हो, और मर के ऊपर जाओगे, हिसाब होएगा, तब क्या कहोगे? तब तो कोई वकील नहीं मिलेगा, उसको तो सब पता है, वो तो सब देख रहा है, वहां तो कोई एविडेंस चलता नहीं है, तो तब क्या करोगे? इसीलिए इंडिया में वैल्यू फ्री एथिक्स बिजनेस के कंसेप्ट को नहीं माना होगा, ऑस्ट्रियन लोगों ने माना होगा, है ना। इसी सोच के चक्कर में तो टुकड़े करवा लिए उन्होंने, ये पोलैंड बन गया, ये स्विट्जरलैंड बन गया, ये हंगरी बन गया, ये जो है लिथुआनिया बन गया, ये लग्जमबर्ग बन गया, इसी में से तो बने ऑस्ट्रिया में से ही। आधा यूरोप था ऑस्ट्रिया, टूट गया। अब ऐसे विचार रखोगे तो टूटेगा ही। हम तो क्या कह रहे थे, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में नाश सद्भावना हो, और वो क्या कह रहे हैं, नहीं जी कोई सद्भावना की जरूरत नहीं है, तो ले लो मजे। है ना स्टूडेंट्स। यस सर। आज इस अच्छाई के साथ ही हम अपना लेक्चर समाप्त करते हैं, और अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम पढ़ेंगे बिजनेस एथिक्स। सर यहां तक तो हमने पढ़ लिया कि भाई वैल्यू फ्री एथिक्स हमारे यहां नहीं चलते, तो हमारे यहां बिजनेस एथिक्स में क्या चलता है? सर इंडिया हाँ की जी। बात नहीं सर, किसी कंट्री में भी चला नहीं सकते वैल्यू फ्री एथिक्स। हाँ, नहीं, मैं यही तो कह रहा हूं आपसे, ये पुरानी बातें हैं, ऑनेस्टी अगर बिजनेस में रखेंगे तो सर कभी भी बिजनेस सक्सेसफुल नहीं बन पाएगा। है ना। आजकल तो क्या कहा जाता है, कस्टमर इज द किंग यस कहा सर। जाता है यस है सर। ना। और किंग के साथ अगर आप गड़बड़ करोगे तो किंग आपका सर धड़ से अलग कर देगा, फांसी दिलवा देगा भैया। Yes, sir. किंग है वो। लाइक अ वोटर सर। आजकल कंपटीटर ज्यादा है ना सर। और कस्टमर को मालूम है सब चीजें, 1 मिनट में वो यूट्यूब पर डाल देता है, देखो जी ये गाड़ी खरीदी थी, इसमें ये परेशानी आ रही है परेशानी आ रही है, सही बात है ना। वोट- 5 लाख ये की तो गाड़ी सही खरीद वोटिंग के है। लाया है, 50 लाख व्यूवर्स देख रहे हैं, और कंपनी की अरबों करोड़ों रुपए की गुडविल की लगा दी सत्यानाश लंका। कर लिए। कस्टमर तो सर फालतू कुछ इंजाम भी लगाता है, जैसे जोमेटो पे लगाता अभी कुछ दिन पहले। वो भाई वो बात बिल्कुल ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आज वो जमाना नहीं है कि आप कस्टमर को लूट लो, नो सर। है ना। ये पुरानी बातें हैं, तब कह दी तो कह दी, लेकिन आज आप वैल्यू फ्री एथिक्स नाम की चीज के हिसाब से बिजनेस नहीं कर सकते। नहीं तो कर हमें ये सकते। जानना है कैसे बिजनेस किया जाए, किन प्रिंसिपल्स पे बिजनेस किया जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगली क्लास में Yes, हम sir. पढ़ेंगे कि बिजनेस कैसे किया जाए, बिजनेस के एथिक्स क्या हैं, और उन एथिक्स में सच्चाई है या नहीं है। तब तक के लिए करते रहिए पढ़ाई, मत कीजिएगा ढिलाई, Thank you, sir. और हम जारी रखेंगे भलाई की सप्लाई। थैंक यू सर। सर थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर।